नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं पहला प्रश्न है आज का, भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। आपके ऑप्शन है सुकुमार सेन थे, जीवी मावलंकर थे, सरोजनी नायडू थी या जेपी कृपलानी थी। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। यदि बात की जाए निर्वाचन आयोग की तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई। ठीक है, और इसका जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त बनाया गया वो सुकुमार सेन को बनाया गया। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन। ठीक है, और वर्तमान निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार जी। ठीक है, राजीव कुमार जो हैं वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, तो प्रथम चुनाव आयुक्त आपके सुकुमार सेन और वर्तमान चुनाव आयुक्त जो होंगे आपके राजीव कुमार हो जाएंगे। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, इसीलिए हम 25 जनवरी को मतदान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। आपके ऑप्शन है भारत सरकार करती है, राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल के द्वारा की जाती है या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। तो आपको बताना है महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ठीक है, सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है महालेखा परीक्षक। और इसकी जो अवधि है 6 वर्ष की होती है। कार्यकाल जो होता है इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। या तो 65 वर्ष का हो जाएगा तो रिटायर्ड हो जाएगा, या नियुक्ति के 6 वर्ष तक आपका कार्यकाल रहेगा इसका। ठीक है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए वह इसका कार्यकाल होगा। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कृषि एवं कानून व्यवस्था किस सूची का विषय है। आपके ऑप्शन है राज्य सूची का है, संघ सूची का है, समवर्ती सूची का है या इनमें से कोई नहीं। तो यदि बात की जाए राज्य सूची की तो राज्य सूची में आपके आते हैं कृषि, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था। ठीक है, कानून कॉमा जेल, तो ये सब आते हैं आपके राज्य सूची में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि एवं कानून व्यवस्था जो है आपका राज्य सूची का विषय है। यदि यहाँ पे देखा जाए संघ सूची के विषय तो आपके डिफेंस जो है, डिफेंस, एयरफोर्स, डिफेंस में ही तीनों चले जाएंगे। आपका एयरफोर्स हो जाएगा, थल सेना, जल सेना, सारी डिफेंस में चली जाएंगी। और आपका परमाणु ऊर्जा का जो क्षेत्र होगा वो भी आपका संघ सूची में जाएगा। बैंकिंग जो है आपकी संघ सूची में जाएगी। ठीक है, तो ये सारे आपके संघ सूची में जाएंगे। और भी बहुत क्षेत्र होते हैं जो संघ सूची में जाएंगे। यदि समवर्ती सूची की बात की जाए तो शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है और वन भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो आपको याद रखना है शिक्षा, वन आपके समवर्ती सूची के विषय हो जाएंगे। डिफेंस, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग ये आपके संघ सूची के विषय हो जाएंगे। और राज्य सूची का विषय जो होगा कृषि और आपका स्वास्थ्य और सिंचाई व्यवस्था। ठीक है, ये भी याद रखना, सिंचाई व्यवस्था भी आपकी किसका विषय हो जाएगी, आपका राज्य सूची का। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। आपके पास ऑप्शन है राज्यसभा का अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति करता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। यदि लोक लेखा समिति की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1921 में
भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था, जिसे मैनफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है। लोक लेखा समिति की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई, जिसे हम मॉन्टफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसे हम मॉन्टफोर्ड सुधार के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और एक आपका अध्यक्ष होता है। यदि इन 22 सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया को देखें तो इसमें से 15 सदस्यों को लोकसभा से चुना जाता है और 7 सदस्यों को राज्यसभा से चुना जाता है। ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा, लोक लेखा समिति की नियुक्ति जो करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को त्रिस्तरीय करने की सिफारिश किसने की थी? आपके ऑप्शन है अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, सरकारिया समिति ने, या इनमें से किसी ने नहीं। यदि बात की जाए अशोक मेहता समिति की, तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था या ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को 2 स्तरीय या 2 भागों में बांटने की बात कही थी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था या ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को त्रिस्तरीय करने की बात कही थी। ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और आपको यदि देखा जाए सरकारिया समिति का गठन राज्य और केंद्र के बीच विवादों के निपटारे के लिए किया गया था। ठीक है। जो भी केंद्र और राज्य के बीच विवाद होते हैं उत्पन्न, उनको निपटाने के लिए सरकारिया समिति की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है सिमुक के द्वारा, सुदर्शन के द्वारा, हरिहर बुक्का के द्वारा, या महापद्म नंद के द्वारा। यदि महापद्म नंद की बात की जाए तो इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है। नंद वंश की जो स्थापना की थी महापद्म नंद ने की थी। हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी। संगम वंश की जो स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने की थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन वंश की जो स्थापना की थी सिमुक ने की थी, और कबड़ वंश के जो अंतिम शासक थे सुदर्शन को हराकर की थी। ठीक है। तो सुदर्शन को हराकर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, शिल्प शास्त्र का रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है कालिदास हैं, अमर सिंह है, शंकु है, या जैमिनी है। यदि जैमिनी को देखा जाए तो यह पूर्व मीमांसा के रचनाकार हैं। पूर्व मीमांसा के जो रचनाकार हैं जैमिनी हैं। अमर सिंह की बात की जाए तो अमर कोश के रचनाकार जो हैं आपके अमर सिंह है। यह एक शब्द कोश है। ठीक है। तो अमर कोश के रचनाकार अमर सिंह हो जाएंगे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शिल्प शास्त्र का जो रचनाकार है आपका शंकु होगा। ठीक है। शंकु ने शिल्प शास्त्र की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। बेबार्ड्स मिल हेड्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है नारायण मेघाजी के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, या विनोबा भावे के द्वारा। तो आपको बताना है बेबार्ड्स मिल हेड्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यदि बात की जाए विनोबा भावे की, तो विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। ठीक है। सर्वोदय समाज की स्थापना की गई विनोबा भावे के द्वारा। यदि सुभाष चंद्र बोस को देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। ठीक है। बात की जाए एनी बेसेंट ने, तो एनी बेसेंट ने इंडियन होम रूल की स्थापना की। ठीक है। तो इंडियन होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा बेबार्ड्स मिल हेड्स एसोसिएशन की स्थापना जो की है नारायण मेघाजी ने की है।
तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यदि बात की जाए मंगल का उपग्रह कौन है, तो आपको बताना है टाइटन है, फोबोस है, गैनीमीड है या चंद्रमा है। चंद्रमा आपका पृथ्वी का उपग्रह होता है, ठीक है, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। गैनीमीड की बात की जाए तो गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह हो जाएगा आपका गैनीमीड। और टाइटन जो होता है शनि का उपग्रह होगा टाइटन, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मंगल का उपग्रह जो होगा फोबोस होगा, ठीक है, फोबोस मंगल का उपग्रह होगा, तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या रेडॉन। यदि वातावरण में है तो 78% आपके वायुमंडल में। ऑक्सीजन की बात की जाए तो लगभग 21% आपकी ऑक्सीजन है, बाकी 1% में आपकी सारी गैसें होती हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रबड़ के वोल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था। आपके ऑप्शन है चार्ल्स गुडियर ने, इवान विस्की ने, मैक्सवेल ने या इनमें से किसी ने नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स गुडियर ने रबड़ के वोल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार किया था, ठीक है। यदि इवान विस्की की बात की जाए तो इन्होंने टोबैको मोजैक वायरस की खोज की थी। टोबैको मोजैक वायरस। मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय नियम दिए थे, विद्युत चुम्बकीय नियम, ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय नियम आपके मैक्सवेल के द्वारा दिए गए, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फेल्सपार किस वस्तु का अयस्क है। आपके ऑप्शन है लोहा का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है या यूरेनियम का है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फेल्सपार एल्यूमिनियम का अयस्क है। यदि एल्यूमिनियम के और अयस्कों को देखा जाए तो जिनमें से मोस्ट है आपका बॉक्साइट और एक होता है आपका क्रोमोलाइट, ठीक है, तो बॉक्साइट और क्रोमोलाइट भी आपके एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। यदि यूरेनियम के अयस्क की बात की जाए तो इसका अयस्क है कार्नोटाइट, तो कार्नोटाइट आपका यूरेनियम का अयस्क होगा। यदि बात की जाए कॉपर की तो कॉपर का अयस्क होता है क्यूप्राइट, तो क्यूप्राइट हो जाएगा आपका कॉपर का अयस्क। लोहे के अयस्क को देखा जाए तो इसका होता है आपका हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है, तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट आपके लोहे के अयस्क होंगे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा फेल्सपार जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। आपके ऑप्शन है विनोबा भावे के द्वारा, शंकु के द्वारा या स्वामी विवेकानंद के द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। यदि देखा जाए दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोदय समाज की जो स्थापना की गई थी विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, इटाई रोग किस धातु की अधिकता से होता है। आपके ऑप्शन है लोहे, जिंक, कॉपर या कैडमियम। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल कितने दिन का होता है। आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है 120 दिन का, 3 दिन का, 15 दिन का या 100 दिन का। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 दिनों का मोनोसाइट का जीवन काल होता है। यदि मोनोसाइट को देखा जाए तो यह एक प्रकार की सफेद रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल ही हैं आपकी एक प्रकार की, और यह वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती है, ठीक है। तो मोनोसाइट आपकी एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल है।
जो कि आपकी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती है और इसका जीवन काल जो होगा 3 दिनों का होगा। तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खुदाई खिदमतगार की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? आपके ऑप्शन है खान अब्दुल गफार खान, बाल गंगाधर तिलक, बालकृष्ण गोखले या आत्माराम पंडूरंगा। तो आत्माराम पंडूरंगा ने जो है प्रार्थना सभा की स्थापना की थी, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले व्यक्ति गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी और इन्हें ही लाल कुर्ती दल कहा जाता था। इसी को लाल कुर्ती दल भी कहा जाता था, ठीक है। लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था खुदाई खिदमतगार को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चांद पर मानव को ले जाने वाला प्रथम शटल का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है अपोलो 10, अपोलो 110, अपोलो 11 या अपोलो 51। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अपोलो 11, ठीक है। तो अपोलो 11 प्रथम शटल था जो चांद की सतह तक मानव को ले गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है देहरादून में है, डूडीगल हैदराबाद में है, शिमला में है या इज्जत नगर रायबरेली में है। यदि बात की जाए इज्जत नगर रायबरेली में तो यहाँ पे पक्षी और पशु शोध संस्थान है। शिमला में बात की जाए तो यहाँ पे आलू शोध संस्थान है आपका। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वायुसेना अकादमी डूडीगल हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है केरल, बिहार, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक साक्षरता दर की बात की जाए तो आपका केरल है। और यदि यहीं पे पूछ लिया जाता आपसे सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य आपको बताना है तो आपका हो जाता बिहार। तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम होगी और केरल की सबसे अधिक साक्षरता दर है। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो आपका केरल है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 बताता है। तो आपको बताना है अनुच्छेद 17 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 17 कहता है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, छुआछूत के अंत के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में या यात्रा की स्वतंत्रता के बारे में। तो यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जाए तो 19A में आपकी प्रेस या अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में आपको बताया गया है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, छुआछूत का जो अंत है अनुच्छेद 17 में इसकी बात कही गई है और इसी को हम अस्पृश्यता का अंत भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।